अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में दो तरीके से आ सकता है। या तो आपसे कहेंगे कि आप प्रूव करें कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के, या फिर आपसे ये भी कह सकते हैं कि एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो दोनों केसेस में आपको डेरिवेशन यही डिराइव करनी है। आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने डिराइव किया था कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का फॉर्मूला होता था P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी बार का स्क्वायर। अच्छा, अगर आपको ये फाइंड करना है कि ये फॉर्मूला किस तरह डिराइव हुआ है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वीडियो का, आप चाहें तो वो भी रेफर कर सकते हैं। P इज इक्वल टू 1/3 रॉ वी बार का स्क्वायर। सिर्फ आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट याद होना चाहिए कि P बराबर है 1/3 रॉ वी बार का स्क्वायर के। अच्छा, अब और आपको ये भी अच्छी तरह से पता है कि डेंसिटी रॉ का मतलब है, इस P साइन का मतलब है रॉ, और रॉ बराबर होता है डेंसिटी के, और डेंसिटी खुद किसके बराबर होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम के, मतलब m/v के। रॉ इज इक्वल्स टू, ये आपने फॉर्मूला अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि रॉ बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। लेकिन हमने यहाँ पे m/v क्यों नहीं लिया, यहाँ पे हमने m इंटू nv क्यों लिखा? तो nv का मतलब भी वही है, nv का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे हम गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो आप मतलब इन शॉर्ट एनवी का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैपिटल एन का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, और वी का मतलब वॉल्यूम। तो एनवी की जगह आप ये भी लिख सकते हैं एन अपॉन कैपिटल एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने यहाँ पे रॉ एज इट इज लिखा, एम भी एज इट इज लिखा, और एनवी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, एनवी का जो फॉर्मूला था एन अपॉन वी, कैपिटल एन अपॉन वी, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इस एनवी की जगह पे कैपिटल एन अपॉन वी। अच्छा, अब मैंने इस डेंसिटी का फॉर्मूला इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देना है। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 1, और हम यहाँ पे लिख देंगे कि बाय पुटिंग द फॉर्मूला, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ रॉ इन इक्वेशन 1, P यहाँ पे एज इट इज रहेगा, 1/3 भी एज इट इज रहा। इस रॉ की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, mn/v, और ये v बार का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज रहा। v इधर इसके साथ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आपने लिख दिया PV इज इक्वल टू 1/3 mnv², मतलब सब कुछ एज इट इज रहा, बस v यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब आपके यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड करवाएंगे राइट हैंड साइड को बाय 2 से। तो आपने राइट हैंड साइड हमारे पास ये थी, आपने इसको मल्टीप्लाई भी करवाया और डिवाइड भी करवा दिया 2 से। 2/3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मतलब 2 ऊपर भी आ गया, ऊपर आने का मतलब ये कि मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे आने का मतलब डिवाइड भी करवा दिया आपने। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया, PV आपके पास एज इट इज रहा, 2/3 भी एज इट इज रहा, कैपिटल N को आपने एक साइड पे लिख दिया, और mv बार का स्क्वायर अपॉन 2 को mv बार का स्क्वायर अपॉन 2 को अलग लिख दिया। ऐसा आपने क्यों किया है, ऐसा ये अभी हमें आगे डेरिवेशन के अंदर पता चलेगा कि हमने 1/2 mv स्क्वायर को सेपरेट क्यों लिखा है। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी थी, PV इज इक्वल टू nRT, और PV nKT के बराबर भी होता था, जिसमें K का मतलब होता था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। आपने यहाँ पे वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया सिंपल, PV की जगह पे आप रख देंगे nKT, PV की जगह पे आपने nKT रखा, इक्वल एज इट इज आया, 2/3 भी एज इट इज आया, और आपके पास n भी एज इट इज आ गया, 1/2 mv बार का स्क्वायर, ये रहा 1/2 mv बार का स्क्वायर, 2/3n, बाकी सब कुछ आपने एज इट इज लिख दिया है। यहाँ पे आपके पास कैपिटल N से कैपिटल N कैंसिल हो जाएगा, मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड में आप कैंसिल कर दें, या चाहे तो आप यहाँ पर भी सिंपल कैंसिल कर सकते हैं। तो ये N से N कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने एक दफ़ा स्टेप दोबारा लिख दिया है कि KT इज इक्वल टू, जब N से N कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, KT इज इक्वल टू 2/3 1/2 m v बार का स्क्वायर। अच्छा, अब आपने यहाँ पे क्या किया, ये 3 यहाँ पे इसके साथ 2 के साथ डिवाइड हो रहा था, ये 3, तो आप उस साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 देखें ऊपर आ गया, KT एज इट इज रहा, और ये 2 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर आके डिवाइड पे मतलब डिवाइड पे चला गया इसके साथ, और ये 1/2 mv बार का स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे,
1/2 mv², आपने ही पढ़ा था कि 1/2 mv² किसके बराबर होता था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। लेकिन यहाँ पे आ रहा है वी बार का स्क्वायर। वी बार हमने लास्ट वीडियो में भी यही पढ़ा था कि वी बार स्क्वायर किसके बराबर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वी बार स्क्वायर बराबर होता था एवरेज वेलोसिटी के। तो वी बार स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी के बराबर है, तो इसीलिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूले में भी यहाँ पे हम एवरेज लिख देंगे, के ई एवरेज। तो आपने 1/2 वी बार के स्क्वायर की जगह पे आपने लिखा के ई एवरेज, और 3/2 के टी आपके पास एज इट इज आ गया। अब आपको ये पता है कि सिंस द फैक्टर 3/2 ए के इज कांस्टेंट, के की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 समथिंग, और 3/2 के टी, 3 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, और के भी एक कांस्टेंट वैल्यू, इसकी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू है। तो आप यहाँ पे इस पूरा फैक्टर यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट है, सिंस द फैक्टर 3/2 के इज कांस्टेंट, पूरा फैक्टर आपके पास 3/2 के कांस्टेंट है। तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर के ई एवरेज आपने एज इट इज लिखा, ये राइट हैंड साइड पे था, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, कोई इशू नहीं है, आप अपनी मर्जी से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे पूरी वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू को शिफ्ट करते तो वो गलत हो जाता, लेकिन हमने इस पूरी वैल्यू को शिफ्ट किया, यहाँ पे के ई एवरेज है तो हमने इस पूरी वैल्यू को राइट हैंड साइड की जगह लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, के ई एवरेज इक्वल यहाँ पे एज इट इज रहा 3/2 के टी, ये भी यहाँ पे एज इट इज रहा, और हमने क्योंकि ऊपर लिखा है कि सिंस द फैक्टर 3/2 के इज कांस्टेंट, हमारे पास ये पूरा फैक्टर 3/2 के का कांस्टेंट है, क्योंकि 3 भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और के की भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है 1.38 एक्सपोनेंशियल -31 या कुछ एक्सपोनेंट में कुछ डिफरेंस होता है। तो आप यहाँ पे ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब ये एक वैल्यू फिक्स है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि 3/2 के कांस्टेंट है। आपको अच्छी तरह पता है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इक्वल और कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। जब इक्वल और कांस्टेंट हटेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे इक्वल और कांस्टेंट हटाया और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ पे लगा दिया। तो ये आपके पास प्रूव हो गया कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी।